तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्लीज आप अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन हो गई इसकी, इज ए फॉर्म एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट यूज कहाँ पे होता है उसका। ठीक है, तो इन आवर होम में, तो हमारे घरों में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इन आवर होम में। ठीक है, यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एज फैन, एसी, जो भी आपके घरों में होते हैं आपके। ठीक है, नहीं, लाइटनिंग पर्पस, लाइटनिंग के लिए। ठीक है जी, और आपका रेफ्रिजरेटर एंड जो भी है आपका कूलर या वॉशिंग मशीन। मशीन को शॉर्ट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम डैश आपका ये स्लैश और ये सी आपका। ठीक है जी, तो इन सबको रन कराने में हमारा यूज होता है। सेकंड पॉइंट है आपका इन इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज में कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्रीज में टू रन द मशीन्स, मोटर्स, ईटीसी। ठीक है नहीं, तो इंडस्ट्रीज में कहाँ पे यूज होती है, यूज्ड टू रन, इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री में जो पॉइंट है उसके नीचे आपको लिखना है यूज्ड टू रन मशीन्स। ठीक है, और थर्ड ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज होते हैं आपके, टू रन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। आपने देखी होगी ना मेट्रो, डीएमआर से दिल्ली मेट्रो। ठीक है जी, एंड और एग्जांपल हम बोल सकते हैं अब तो जैसे आजकल, और ई रिक्शा, ये सब आपका कहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज, हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। देखो चार्ज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कम्ब लेते हैं और स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर लेते हैं। तो आपने सिंपल से कम्ब लिया और आप जो छोटे छोटे पीस है पेपर के पास में, उसके पास में जब लेके आते हो कम्ब को, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास में लेके आया, तो आपने देखा देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पीसेज ऑफ द पेपर। ठीक है, बट अब मैं उस कम को रब करता हूं ड्राई हेयर्स में, अपने ड्राई हेयर्स में उसको ऐसे रब किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, केस सेकंड क्या कैसे कर रहा हूं, इस कम्ब को मैंने रब किया, किसके साथ में रब किया, ड्राई हेयर्स के साथ में। जब ड्राई हेयर्स के साथ में रब किया और मैं तब उसको स्मॉल पीसी जो पेपर के पास में लेके आता हूं, तो ये क्या करता है, इट विल अट्रैक्ट द स्मॉल पीसीज ऑफ द पेपर। ठीक है जी, तो क्या होता है आफ्टर रबिंग, तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कम टू द हेयर। ठीक है ना, आफ्टर रबिंग, जैसे ही आप कम को रब करते हो ड्राई हेयर्स के साथ में, तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि या तो लूज करेंगे या गेन करेंगे। और जब भी लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो कल की लास्ट क्लास में जो आपकी फर्स्ट क्लास थी उसके लास्ट में मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है गेन होता है, तो उस पर प्लस या माइनस आपका क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। तो रब किया, रब करने के बाद इसने अट्रैक्ट किया। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, इस केस में बोलूंगा मैं इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, बिफोर रबिंग द कम्ब इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो दैट्स व्हाई it there will be no effect on the small piece of the paper, but after rubbing the comb with the dry hairs, तो it will attract the piece of the paper। ठीक है, तो यानी कि हम बोलेंगे देन नाउ, जो कम हो गया आपका इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, चार्ज हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो बिफोर इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आफ्टर रबिंग
तो इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। फिर सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास रोड लेते हैं, ग्लास रोड को मैं रब करता हूं, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। ठीक है, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करने के बाद, ठीक है, मैं इसको स्मॉल पीसेज के पास में लेके आता हूं। ठीक है, तो इट विल आल्सो अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ द पेपर। पर आफ्टर रबिंग, अगर विदाउट रबिंग आप ग्लास रोड को पेपर के पास में लेके आते हो, देयर विल बी नो इफेक्ट। क्लियर है जी बात? चलो, या इसको छोड़ और थोड़ा डिटेल में समझो इस तरीके से। ऐसा में ले लेते हैं, ये ग्लास रोड 1 है, ये जो आपकी ग्लास रोड 1 है, ग्लास रोड इसको 1 नाम दिया, G1। इसको मैंने रब किया सिल्क के साथ में। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। देखो, रब करते ही इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी। और फिर मैं दूसरी सेकंड रोड ले लेता हूं, सेकंड G2, ग्लास रोड G2 को भी मैंने सिल्क के साथ में रब किया। तो सिल्क के साथ में रब करने के बाद ये भी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। क्या हो गई जी, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये G1 को, G1 रोड और G2 रोड को एक पास में लेके आता हूं, तो मैं देखता हूं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है। क्या करेगी जी, रिपेल करेगी। क्या करती है, रिपेल। ठीक है, तो आफ्टर रबिंग इट गेट इलेक्ट्रिकली क्या चार्ज, आफ्टर रबिंग इट गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन ग्लास 1। ठीक है, व्हेन ग्लास रोड 1 is rubbed with silk, it also electrically charged, and the glass 2 is rubbed with silk, it also electrically charged. But when we bring both the glass rod near to each other, they will repel each other. तो वो हमने यहाँ पे देखा कि एक दूसरे को क्या करे, रिपेल कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिम थर्ड। तो अब की बार मैं इबोनाइट रोड लेता हूँ, इबोनाइट, इबोनाइट रोड rubbed with कैट फर, कैट फर, ये इसको मैं वूलन क्लॉथ भी बोल सकता हूं, वूलन क्लॉथ। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ, तो जब मैं इबोनाइट रोड हो गई, ये इबोनाइट, इबोनाइट रोड फर्स्ट हो गई, इसको मैंने रब किया वूलन क्लॉथ, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, इलेक्ट्रिकली चार्ज। छोटा करके लिख रहा हूं मैं, ये वूलन क्लॉथ, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे, पूरा लिखना है वूलन क्लॉथ इलेक्ट्रिकली चार्ज। और रोड कैसी है, ये इबोनाइट रोड। एक और रोड ले लेता हूं मैं, ये E2 प्लस में, किससे रब किया जी, वूलन क्लॉथ के साथ ही रब किया, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, इलेक्ट्रिकली क्या हो गई जी, चार्ज हो गई। अब जैसे ही मैं इन दोनों रोड को पास में लेके आया, ये E1 थी और ये E2 थी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। और यहाँ पे भी रिपेल कर दिया। बट जब मैं इन दोनों केस को, इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, ठीक है नहीं, दोनों को, दोनों का मतलब मैं एक इबोनाइट रोड लेता हूँ और एक ग्लास रोड ले लेता हूँ, तो ये कौन सी हो गई जी, इबोनाइट रोड। चाहे वो फर्स्ट हो या फिर आपकी सेकंड हो, कोई सी भी आप ले सकते हो, या फिर आपकी ग्लास रोड 1 हो, ग्लास रोड 2, कोई सी भी। ठीक है जी, पर ये एक आपने देखा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो व्हेन द ग्लास रोड एंड द इबोनाइट रोड, व्हेन द ग्लास रोड एंड द इबोनाइट रोड ब्रिंग्स नियर टू ईच अदर, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये सब काम कब हो रहा है, आफ्टर रबिंग। तो बिफोर रबिंग दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट आफ्टर रबिंग दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के बाद भी रिपेल कर रहे हैं, सेम हो जब दोनों ही चीजें किसकी है, ग्लास की है, किससे रब किया, सिल्क से रब किया। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर दिया। यहां पर भी क्या कर रहे हैं जी, दो इबोनाइट रोड थी, वुलन क्लॉथ के साथ रब किया, दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया, रिपेल कर दिया। बट
अगर मैं ग्लास रोड और इबोनाइट रोड को लेके आता हूँ, दोनों एक दूसरे को क्या करिए, अट्रैक्ट करिए, यानी कि आफ्टर रबिंग देयर इज ए एबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है सब्सटेंस की टू अट्रैक्ट अदर मटेरियल। ठीक है जी। जैसे अब चाहे ग्लास रोड का पीस ऑफ पेपर के पास में लेकर तो ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही कम वाला एग्जांपल है, ग्लास रोड वाला एग्जांपल है। और यहाँ से तो यहाँ से बात आती है कि आफ्टर रबिंग देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कम टू ड्राई हेयर, या ग्लास रोड टू सिल्क, या इबोनाइट रोड टू वुलन क्लॉथ। अब कौन सा होता है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जो हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा कि भाई जो ग्लास रोड पे जो चार्ज एक्वायर हुआ उसको हमने नाम दिया पॉजिटिव। क्या नाम दिया जिसपे, पॉजिटिव। तो ग्लास रोड कैसे हो जाता है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। इबोनाइट रोड हो जाता है आपकी नेगेटिवली चार्ज। कैसे हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। तो आफ्टर रबिंग glass rod with the silk it become positively charged, and after rubbing ebonite rod with woolen cloth it becomes negatively charged। और इसीलिए जब ये दोनों सेम सेम है इसलिए रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और जब ये आपका नेगेटिव और ये जब पॉजिटिव पास में है, ये क्या कर रहा है, आपका अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ठीक है नहीं। तो यहां से बात होते हैं देयर इज ए ओरिजिनेशन ऑफ द चार्ज। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ द चार्ज। आपका यहाँ पे क्या, आपका दो ही तरीके का चार्ज होगा। एक प्लस पढ़ा रहे कि चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस। तो लिखेंगे आप देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। नंबर वन पॉजिटिव, और नंबर दो आपका क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन अब हम लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। सेकंड पॉइंट करके लिखना आप, सेकंड पॉइंट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये होता है कूलाम, COLOUMB, कूलाम। ये साइंटिस्ट नेम है आपका। ठीक है। और उसको कैपिटल सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल सी से। देन अब नोट कीजिएगा, क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, डिफाइन वन कूलाम। डिफाइन वन कूलाम। तो इसको डेफिनेशन को नोट कीजिए। देखो, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the quantity of electric charge which exerts exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge, on an equal charge placed placed at a distance of 1 meter from it, 1 meter from it। ठीक है जी। नेक्स्ट आप लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक ELECTRS, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नंबर 1 लिखना आप, लाइक चार्जेज, या इसको मैं बोल सकता हूं सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। दैट मीन्स अगर आपके पास पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों ही चार्ज क्या है, सेम है, और या फिर नेगेटिव है या फिर नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे हम एग्जांपल क्या लिया था हमने, एग्जांपल जैसे ग्लास रोड 1 और ग्लास रोड 2।
दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल। और इबोनाइट रोड 1, इबोनाइट रोड 2, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, क्योंकि आपके वहां पे क्या थे, सेम चार्जेस थे। देन सेकंड आप लिखना, अनलाइक चार्जेज, यानी कि आप लिखोगे डिफरेंट चार्ज, सॉरी डिफरेंट लिखेंगे हम यहाँ पे, ये अच्छा वर्ड नहीं है डिफरेंट, अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है जी। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल में भी कि ग्लास रोड और इबोनाइट रोड को जब मैं पास में लेके आता हूं, दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो यानी कि नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे जी, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ग्लास रोड और इबोनाइट रोड, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे जी, अट्रैक्ट। क्लियर है बात? तो अभी हमने बात की देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। और एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होता है जी, कूलाम। और किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं, ठीक है। और डिफाइन 1 कूलाम, आपकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है आपकी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या पढ़ा है कि सेम चार्जेज या लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, दैट मींस इफ देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दे विल रिपेल ईच अदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लास G1 ग्लास G2, तो आपके पॉजिटिवली चार्ज थे तो एक दूसरे को रिपेल किया, और इबोनाइट ने भी क्या एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, अनलाइक चार्जेज, यानी कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज होती है आपकी इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ई। और कितना चार्ज होता है जिसपे मैंने कल क्लास में बताया था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है ये बात, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। जैसे हम देखो एग्जांपल, मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, सोडियम का, किसका जी, सोडियम का। तो इस पे क्या था जी, +1। तो +1 का मतलब क्या हुआ कि इस पे अभी कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव यानी कि क्यू। और कितने इलेक्ट्रॉन गए थे यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन गया था, तो कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो प्लस इतना चार्ज हो गया इस पे। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एल्यूमिनियम का, तो इसमें हम क्या लिखते थे, +3। तो +3 पे यानी कि टोटल चार्ज कितना हुआ जी, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इतना चार्ज होता है, सॉरी कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। पर आपके यहां से कितने लूज हुए थे, कितने ट्रांसफर हुए थे, 3 ना, तो 3 से मल्टीप्लाई, एक में इतना है तो 3 में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यानी कि टोटल जो चार्ज होता है ना, जो टोटल चार्ज होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू होता है Ne। Ne क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया था तो 1 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हुआ, 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो जहां से जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ में, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के साथ में, तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कितना हो जाएगा, Ne। पर अगर पॉजिटिव है तो प्लस लिख देना, और अगर मान लो जैसे हमने क्लोरीन की बात की थी, एक इलेक्ट्रॉन लिया था, यानी कि लिया था तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो माइनस में लिखना, और प्लस वाला है तो प्लस वाला। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू में प्लस माइनस Ne। अब n क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है जी आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इन 1 कूलम। तो जो चीज आपके क्वेश्चन में दी गई है पहले वो देखो।
आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं, n से, तो ये तो हमें निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, कितने कुलाम इन 1 कुलाम, 1 कुलाम का मतलब क्या हुआ, कुलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है वो किसके बराबर है, 1 कुलाम के। क्लियर है जी बात, ठीक है। और जब Q और N का फॉर्मूला क्या होता है, Q और N किस फॉर्मूले में आते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, Q इक्वल टू में Ne प्लस और माइनस, ठीक है जी। चलो अब वैल्यू रख दो, Q कितना है आपके पास, 1 कुलाम है, ठीक है जी। N हमें नहीं मालूम है, E कितना है जी आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर हो गई बात। अब आपको N निकालना, तो ये वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाती है, डिवाइड में, तो 1 अपॉन में कितना हो गया जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू में N, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 10 की पावर -19 है, जब पावर माइनस में होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, प्लस, तो 10 की पावर 19 हुआ, और ये क्या हुआ 1.6, और इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करके आंसर निकालो, जल्दी कैलकुलेट कीजिए आप। तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻20 सॉरी 18 N। देखो अगर मैं इसको काउंटिंग करने भी बैठा ना तो मैं खुद कंफ्यूज जाऊंगा, मुझसे काउंट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना आपको कि 1 कुलाम जो एसआई यूनिट है ऑफ चार्ज, द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज 1 कुलाम इज वेरी बिग यूनिट, ठीक है नहीं। तो कुलाम इज वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसलिए आपको ना चार्ज की छोटी यूनिट ऐसे लिखते हैं आपको, 1 माइक्रो कुलाम या 1 नैनो कुलाम। तो माइक्रो जहां पे भी लिखा होगा तो -6 होता है, और नैनो जो होता है वो आपका -9 होता है, ये ध्यान रखना आपको, क्लियर। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, कंडक्टर लिखेगा, द सब्सटेंस through which through which electricity can flow मैं समझा दूंगा, पहले नोट कीजिएगा आप प्लीज। फिर सेकंड पॉइंट करके लिखना रीजन, सेकंड पॉइंट में आप ब्लैक पेन से लिखने का रीजन। फिर इसके बारे में लिखे, नीचे लाइन से लिखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंड to the their nuclei NuClei, यानी कि अपने न्यूक्लियस के, their nuclei, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। इसी में कंटिन्यू लिखना है आपको ब्रैकेट लगाने के बाद, which can move from one atom to other atom within the conductor, which can move from one atom to another atom within the conductor, makes a substance conductor। कंडक्टर को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो कंडक्टर, पर एग्जाम में मत लिखना, ठीक है नहीं। तो मेक्स ए सब्सटेंस कंडक्टर। फिर आप थर्ड पॉइंट लिखेगा एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल में भी फर्स्ट लिखना, सिल्वर,
सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, वैसे ही कॉपर पहले लिख लेना और एल्यूमिनियम बाद में, एक सीक्वेंस रहेगी आपकी, ठीक है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और ब्रैकेट में लिख देना ये आपके मेटल है, और भी होते हैं, आयरन है, ठीक है नहीं, ठीक है जी। तो सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर ये भी आपके क्या कंडक्टर होते हैं आपके, ठीक है जी। इसी में सेकंड एग्जांपल लिखिएगा आप। सेकंड एग्जांपल में आप लिखिएगा नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन, ये सब आपके एलॉय होते हैं, ठीक है। बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है इसमें बात करेंगे, फिलहाल तो सिर्फ आपको ये समझना है कि कंडक्टर की बात हो रही है। अगर वो मेटल की बात करें तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और एलॉय में बात करें तो नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, और थर्ड और इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेफाइट। पर ये ध्यान रखना ये नॉन मेटल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो आपका कंडक्टर का रोल प्ले करता है, वो क्या है आपका ग्रेफाइट। और बहुत सारे एग्जाम्स में ये A1 मार्क्स में पूछा जाता है कि राइट ए नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा जी ग्रेफाइट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है जी। और कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है भाई, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपकी क्लास में, ठीक है। कुछ बच्चे क्लासरूम से के अंदर बैठे हुए, कुछ बच्चे क्लासरूम से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्लासरूम से बाहर है तो बाहर वाले बच्चे क्या है जो ज्यादा आजादी महसूस करेंगे, ठीक है ना। और क्लास में बंदे जो है, क्लास में जो भी बच्चे हैं वो क्या होता है एक तरीके से बाउंडेशन है कि वो वहीं पे बैठे रहेंगे, अगर वहां पे टीचर है तो ज्यादा बाउंडेशन है, तो ये बच्चे एक तरीके से आजाद नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएंगे। पर जो क्लास से बाहर है वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, यानी कि वे फ्री है, ठीक है नहीं। और किसी भी चीज को मूव करने के लिए उसका फ्री होना क्या है, जरूरी है, ठीक है नहीं। तो यही रीजन क्या है इसमें कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि कौन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि दे आर लूजली बाउंड विद देयर न्यूक्लियाई, यानी कि जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था ना कल, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन था तो ये आसानी से कहां पे बाहर निकल जाता है ना। तो रूम टेम्परेचर पर ही इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है, रूम टेम्परेचर पर ही इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये अपनी आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल जाते हैं और वो आपके क्या कहते हैं बिकम्स फ्री, ठीक है जी। तो तो फ्री होने के बाद क्या होंगे, तो दो दे आर लूजली बाउंड, देयर न्यूक्लियाई लूजली बाउंड है, तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल से रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इजिली, तो दैट्स मेक ए सब्सटेंस। तो नोट कीजिएगा, नोट कीजिए पहला पॉइंट इंसुलेटर, जस्ट उसका अपोजिट लिखना आपको, लिखो दो सब्सटेंस which do not conduct electricity, those substance which do not conduct electricity, ठीक है। ये पहला पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट करके आप लिखेंगे रीजन, भाई ऐसा क्या कारण है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, रीजन लिखेगा जी आप, लिखिए ड्यू टू द अब्सेंस वहां पे क्या था प्रेजेंट यानी कि होते थे, अब्सेंट का मतलब नहीं है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड बोल रहे हैं ना उसको अंडरलाइन कर लेना, वही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड, मजबूती के साथ, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड टू देयर
न्यूक्लियाई ब्रैकेट बंद, तो हैंस they cannot move, hence they cannot move from one atom to another atom, one atom to another atom within the substance, within the substance, तो hence behave as an insulator, behave as an insulator। ठीक, एग्जाम्पल लिख लेगा, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड, ईटीसी। ठीक है जी, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे आपके कोई वायर होते हैं ना, वायर के ऊपर आपकी प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वायर के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ये जैसे कोई स्विच है, ठीक है ना, स्विच होता है आपका, जैसे मोबाइल का चार्जर है, चार्जर में जो आपको होता है वो किस बॉडी का बना होता है, प्लास्टिक का। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है आपका। तो आप जब से वो उसमें स्विच में लगाओगे तो आपके हाथों को क्या नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अगर वो केस भी आपका किसका हो, मेटल का बना हो, तो फिर आप लगा पाओगे स्विच? लगा के देखना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो इसीलिए जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है नहीं, तो वो जो वो काम, जैसे उसके प्लास या पेचकस या जो भी आपका स्क्रू वगैरह जो भी है, उनका जो हैंडल होता है प्लास्टिक का होता है। क्यों होता है जी? क्योंकि जब वो डायरेक्ट वायर को टच करते हैं ना, और तो प्लास्टिक की जो आपकी हैंडल होती है, तो वो तो इंसुलेटर है, तो उसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या रहता है, सेफ रहता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो इसलिए प्लास्टिक हो गई, वुड, आपके जो प्लास्टिक वुड है, ग्लास है, रबर, इन सब में कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। क्यों नहीं होती है? जो हमने एक रीजन बताया है कि द मटेरियल, इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। देखो अभी सब बच्चों ने नोट किया है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इंसुलेटर, द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इंसुलेटर। पर रीजन क्या है जी? रीजन क्या है इसमें? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बस यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जैसे हमने जो आपके लेक्चर 1 था उसके लास्ट में हमने क्या कहा था कि जैसे क्लोरीन है, और क्लोरीन में कितने होते हैं? एटॉम सेल में 7 होते हैं। अभी एक इलेक्ट्रॉन मान लो किसको मिल गया बाहर से, तो वो तो कक्षा के अंदर घुस गया, यानी कि जो बच्चा क्लास से बाहर था वो क्लास के अंदर आ गया। तो अब वो क्लास के अंदर आने के बाद भी फ्री रहा क्या? नहीं ना। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन कक्षा में आ गया, ठीक है, तो वो अब बाउंड हो गया किसके साथ में? न्यूक्लियस के साथ में। अब वो फ्री नहीं रहा, ठीक है। यानी कि अब जैसे आपकी क्लास में जो टीचर है वो बोलेंगे आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, यानी कि आप बाउंड हो चुके हैं किसके साथ में? टीचर के साथ में, ठीक है। तो अब आप फ्री नहीं है, ठीक है। तो यही कारण है आपका। तो यानी कि अब जब आप क्लास में, वो बच्चा क्लास में घुस गया, अब वो ये नहीं है कि एक बार अपनी जगह लेने के बाद भी ये नहीं होगा ना कि अब अभी यहाँ पे बैठा है, फिर वहां पे जा रहा है, फिर वहां पे जा रहा है, अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही चीज है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा सेल में, आटोमो सेल में अपनी जगह लेगा, और जगह लेने के बाद क्या होता है, ये बाउंड हो जाता है न्यूक्लियस से। तो अब देयर इज, दिस इज नो मोर फ्री, ठीक है। तो यही बात है कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में उन्होंने क्या लिखा है, दे आर स्ट्रॉन्गली बाउंड विद देयर न्यूक्लियाई, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो वो स्ट्रॉन्गली बाउंड हो जाता है विद देयर न्यूक्लियाई, तो हेंस दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, तो हेंस बिहेव एज एन इंसुलेटर, ठीक है जी। और थर्ड एग्जांपल आपके क्या है जी, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड, आपके ये एग्जांपल है। क्लियर बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने ना होने का कारण क्या है जी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है जी? आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का होना। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। क्लियर है? चलो।